नमस्कार बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब का अगला जो भाग है, भाग इसमें अंदर जो भाग 2 है वो पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि बड़े भाई साहब की थिंकिंग क्या थे पढ़ाई के लिए, वो कैसे छोटे भाई साहब पे यानी लेखक पर रौब जमाते थे, उन्हें खेलने कूदने से मना करते थे। ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने पढ़ी भी और समझी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखना, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी इसका लिंक, वो आप ज़रूर देखना। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू कर देते हैं, दूसरा भाग इसका यहाँ से शुरू कर देते हैं। अब क्या हो गया, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब ने क्या बनाया था, टाइम टेबल बनाया था, बट वो टाइम टेबल उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको खेल कूद में ज़्यादा रुचि थी, पढ़ाई में कम। तो उनको जो है ना, जैसे ऐसे लगता था कि वो मैं खींचा चला जा रहा हूँ मैदान की ओर। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सालाना एक इम्तिहान हुआ, सालाना मतलब कि एनुअल इम्तिहान मतलब एग्ज़ाम। सालाना एग्ज़ाम हुआ, भाई साहब फेल हो गए। ओह माय गॉड! जो बड़े भाई साहब थे वो फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, यानी मैं स्टैंडर्ड में क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सालाना एग्जाम हो गया, वार्षिक एग्जाम जो होता है वो हो गया, उसमें वो पास हो गए, लेखक पास हो गए, लेकिन बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो गए। लेखक सिर्फ पास नहीं हो गए, वो उसमें प्रथम भी आए। तो उनमें एक अभिमान जैसा प्राउड फील होने लगा कि मैं पास हो गया, और उस प्राउड फील होने के चक्कर में उन्हें ऐसा लगा कि मैं अभी अपने बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले लेने, उनको भी मैं कहा सुना दूं। क्या सुनाने वाले थे वो दिल में? बोले कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मैं तो क्या करता हूँ, खेल कूद भी करके मैंने पास भी हो गया, पास तो हुआ ही हुआ, साथ में मैं दर्जे में अव्वल भी आया। लेकिन भाई साहब इतने उदास थे, इतने उदास और दुखी थे कि उनको कुछ बोलना, इस तरीके की बात करना, यानी उनके घाव पे नमक छिड़कना, ये जो विचार था ये बहुत ही लज्जास्पद, यानी कि बहुत ही शर्मिंदा करने वाला लगा। किसको? लेखक को। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटा भाई जो है, जो लेखक है, वो फर्स्ट फर्स्ट इसमें पास हो गया, यानी फर्स्ट नंबर आ गया उसका क्लास में, और बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो गए। तो इस लेखक को जो है ना, एक आत्मसम्मान और एक कॉन्फिडेंट उसका बढ़ गया, और साथ में एक बोलते ना कि उसको एक गर्व महसूस होने लगा कि मैं तो बिना पढ़ाई के पास हो गया, यानी खेल कूद के भी पास हो गया। और उसने ऐसा सोच लिया कि अगर बड़े भाई साहब ने मुझे खेलने से रोका, या मेरी फजीयत की, या मेरा इंसल्ट किया, ठीक है, तो मैं साफ साफ कह दूंगा, क्या कह दूंगा, कि आपने कौन सा तीर उखाड़ लिया, मतलब आपने क्या तीर मार लिया, इतनी पढ़ाई करके भी मैं तो खेलते कूदते भी अव्वल दर्जे में आ गया। लेकिन जबान से तो ये बात वो कह नहीं सकते थे, लेकिन उनका जो रंग ढंग था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी लेखक की, उसे साफ तौर पे पता चल रहा था कि उनके मन में ये ऐसी बातें चल रही थी। और इस बात को भाई साहब ने भांप लिया था। भाई साहब को समझ में आ गया था कि ये जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वो पास हो गया है, और उसको एक एक क्या गर्व महसूस हो रहा है कि वो पास हो गया है, और मैं जो हूँ वो फेल हो गया हूँ। तो उसको अभी, अब उसकी फजीयत करना या उसको नसीहत देना, उसको एडवाइस करने का हक अभी किसके पास नहीं है? भाई साहब के पास नहीं है। ऐसा भाई साहब ने भाप लिया था, मेरे समझ गए थे। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाई जहान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? अब देखो यहाँ पर क्या हो गया,
आखिर वो बड़े तो बड़े ही रहेंगे। बड़े भाई साहब जो है वो उम्र में बड़े हैं तो वो लेखक से बड़े ही रहेंगे, इससे पता चलता है जो अभी मैं पढ़ रही थी। जो लेखक है वो गिल्ली डंडा खेलकर घर पे लौटे। उसके बाद जब भाई साहब ने उनको देखा, बड़े भाई साहब ने, कि ये खेल कर लौटे घर पे, तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। और डांटते हुए उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अव्वल दर्जे में पास हो गए हो, फर्स्ट में पास हो गए हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिमाग आ गया है, तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हें ऐसा मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और घमंड तो किसी का नहीं रहा है। तुम इस घमंड में रह रहे हो कि तुम फर्स्ट में से पास हो गए, अव्वल दर्जे में आए हो। तो अब यहाँ पर वो किस चीज का उपदेश दे रहे हैं कि घमंड, घमंड के ऊपर वो लेक्चर देते हैं लेखक को। अब वो क्या लेक्चर देते हैं? वो कहते हैं घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। अभी यहाँ पर क्या क्या उपदेश दे रहे हैं बड़े भाई साहब कि रावण का तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, या फिर किसी चैप्टर में उन्होंने रावण का पार्ट पढ़ा होगा। तो रावण जो है ना, रावण भी बहुत ही शक्तिशाली और बोलते ना राजा था, लेकिन उसके घमंड ने उसको चकनाचूर कर दिया था। तो वो तुमने पढ़ा नहीं था क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कहते हैं कि सिर्फ केवल इम्तिहान में पास होना ही सब कुछ नहीं होता है, हमें बुद्धि का विकास भी होना चाहिए साथ ही साथ में। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसका अभिप्राय यानी उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था, मतलब पूरे दुनिया का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। यहाँ पर वो घमंड करने वालों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट उदाहरण दिया है किसका? रावण का। उनका कहना है कि रावण जो है ना पूरे भूमंडल का स्वामी था, सारे दुनिया का, वो जगत का क्या था, बड़ा ही स्वामी था, यानी ज्ञानी था। उसको चक्रवर्ती राजा कहा करते थे। बड़े बड़े देवता है, मतलब ये जो आग पानी देवता है वो भी उसके उनके दास थे, उसके दास थे। लेकिन उसके घमंड ने उसको चकनाचूर कर दिया। आखिर में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई उसके साथ में मौजूद नहीं था। इसलिए अभिमान न करे, यानी घमंड न करे, प्राउड न करे, इतराए नहीं। क्योंकि अभिमान जो है ना वो दिन से भी हटा देता है और दुनिया से भी हटा देता है। उसके बाद उन्होंने शैतान का एग्जाम्पल दिया है। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अब यहाँ पर खूब भर भर के बातें सुनाई जा रही है, भर भर के बड़े से भाई साहब छोटे लेखक को बातें सुना रहे, अपने छोटे भाई को बातें सुना रहे। वो कहते हैं कि तुम्हें तो भी, मतलब उनका ऐसा मानना है कि छोटे भाई को भी एक अभिमान सा हो गया है, गर्व करने लगा है, घमंड करने लगा है, इसलिए वो उसको उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण दिया उन्होंने इसका, रावण का उदाहरण दिया। उसके बाद वो शैतान का उदाहरण दे रहे कि शैतान ने भी क्या किया, ईश्वर से पंगा ले लिया। ईश्वर से कहा कि मैं किस तरह सबसे अच्छा भक्त हूँ, तो ईश्वर ने क्या कर दिया, उसे स्वर्ग से निकाल कर नरक में ढकल दिया। फिर एक शाहिरूम करके कोई है, उसका एग्जाम्पल दिया है, उसका उदाहरण दिया है कि उसने भी अहंकार किया था, उसने भी घमंड किया था। आखिर कैसे मर गया वो?
भीख मांग मांग कर मर गया। लास्ट में बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को कहते हैं, उसके उनके छोटे भाई को कहते हैं कि तुम तो केवल एक ही दरसा पास हो गए हो, यानी एक ही ग्रेड पास हो गए हो, और अभी से तुम्हारा इतना सिर फिर गया है, तो तब तो तुम आगे पढ़ चुके। इनका मतलब ऐसा है कि तुमने जो पढ़ाई की है ना, बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुमने जो पढ़ाई की है ना, वो बाय फ्लुक या बाय क्रुक आप पास हो गए हो, और बाय फ्लुक आप फर्स्ट आए हो। जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाता है। अंधा मतलब कि पता है आपको, जिसको दिखता नहीं। बटेर यानी कि एक बर्ड होता है, कि अंधा है लेकिन उसने शिकार किया है बटेर का खाने के लिए, तो उसने ऐसे ही निशाना मार दिया और वो जो बर्ड है बटेर उसको लग गया और वो उसको मिल गया खाने के लिए। ठीक उसी तरह, लेकिन ये जो बटेर है ना, ये बार बार नहीं लगता है, इन्हें निशाना बार बार अंधे का निशाना सही नहीं लगता है। तो ये उसको और एक एग्जाम्पल देते हैं कि गुल्ली डंडे में भी अगर कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, यानी गुल्ली डंडे में कभी कभार एक निशाना ऐसा मारो तो वो एक्यूरेट निशाना लग जाता है, लेकिन उसको तभी हम सफल खिलाड़ी नहीं बोल सकते। एक ही बार निशाना लगने पर सफल खिलाड़ी हम उसको नहीं बोल सकते। वो सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका निशाना कभी ना चुके, जिसका निशाना कभी ना खाली जाए, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसा होता है कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि तुमने जो अभी परीक्षा पास की है अव्वल दर्जे में, ये केवल एक तुक्का है, यानी इस पे ये आपको बाय फ्लूक और बाय ट्रुक बोलते हैं ना, तो लग गया है। अगर अगले साल भी तुम इसी में पास होते हो, यानी बार बार अव्वल दर्जे में आते हो, तो बात अलग है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे तो इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो अपनी बात कर रहे हैं, वो 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, 9वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। वो बोलते कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरी पढ़ाई बहुत हार्ड है। मेरी पढ़ाई में क्या है, जब मेरे दर्जे में आओगे तब दांतों पसीना आ जाएगा, यानी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तभी। तो यहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ते हैं, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री जो है ना वो इंग्लिस्तान का यानी कि फॉरेन कंट्रीज का इतिहास पढ़ना पड़ता है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी यानी जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों का नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अभी यहाँ पर बड़े भाई साहब जो है ना वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े साहब से किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। जो इतिहास इन लोगों को फॉरेन का भी होगा, यानी जैसे कि रशिया का इतिहास वगैरह अभी आपको भी है ना, तो वैसे टाइप में तभी वो इतिहास पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या होता था, इन लोगों के जो नाम है ना, विलियम चार्ल्स, इन लोगों के जेम्स चार्ल्स, जेम्स विलियम चार्ल्स, तो ये जो सरनेम रहते थे वो एक ही रहता था, लेकिन उनके पीछे फर्स्ट विलियम, सेकंड चार्ल्स, फर्स्ट सेकंड हंगरी, सेकंड हेनरी, ऐसे नाम। तो हिंदी में उसको बोलते हैं दोयम सोयम चारोम, यानी कि दोयम विलियम, सोयम चार्ल्स, पंचुम। तो ये इतने सारे नाम होते थे कि पूरा दिमाग का पूरा बट्टे हो जाता था। तो गुस्से से बड़े भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछते ना ये लोग नाम तो मैं 10 लाख नाम बता देता। उसके बाद वो आते हैं ज्योमेट्री पे। अब ज्योमेट्री तो आपको भी मालूम है कि ज्योमेट्री कितनी डिफिकल्ट होती है। अब ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, मतलब गॉड प्रॉमिस, फॉर गॉड सेक बोलते ना, वो वाला खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अभी यहाँ पर अ ब ज मतलब कि बोलते ना हम लोग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, या फिर हाँ ट्राइंगल ए बी सी या ट्राइंगल ए सी बी। तो उनका बोलना ऐसा है कि अगर ट्राइंगल के नाम लिखने में पॉइंट में ए बी सी यानी अ ब ज के बजाय अगर हम अ ज ब यानी ए बी सी के बजाय ए सी बी लिखा तो मार्क्स पूरे कट जाते। अब कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। अब यहाँ पर उर्दू वर्ड यूज किया है मुमतहिनो। मुमतहिनो मतलब आपके एग्जामिनर जो चेक करते हैं पेपर। तो वो बोल रहे हैं कि इन निर्दयी मुमतहिनों से कोई क्यों पूछता नहीं है
कि आखिर आखिर अ ब ज यानी ABC और ACB में क्या फर्क है, अ ज ब इसमें क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों को खून करते हो। यहाँ पर जो बड़े भाई साहब है वो बोलते हैं दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इनमें इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। एक्चुअली वो जो बड़े भाई साहब है ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले एक तौर पे, एक जगह पे वो चिल्ला रहे डांट रहे तो सही है, लेकिन अपने खुद के ऊपर जो उनकी बीत रही है, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई कितनी उनको हार्ड जा रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री के बारे में, पहले तो उन्होंने इंग्लिश के बारे में बोला कि इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है। उसके बाद में इतिहास पे आए, इतिहास में नामों का सारा चक्कर है, बड़े बड़े बादशाहों के नाम याद करना पड़ते हैं। फिर ये इंग्लिश जो इंग्लिस्तान है, फॉरेंस की जो हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ती है, उसमें द्वयम सोयम चारों ऐसे लगे होते हैं नाम। उसके बाद वो आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, तो ज्योमेट्री में वो बोलते हैं कि अ ब ज लिखना या अ ज ब लिखना, बात तो एक ही आती है, दाल भात रोटी खाई क्या और भात दाल रोटी खाई क्या, एक ही बात आती है। लेकिन नहीं, जो हमारे परीक्षक है, जो हमारे एग्जामिनर हमारे टीचर्स है, उनको तो सिर्फ जो किताब में लिखा है, जो किताब में लिखा है ना वही आंसर चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ रट्टा मारना है, पूरी किताब जो है ना वो अक्षर टू अक्षर, यहाँ पर लिखा है ना, क्या करना है, रट डालना है, बाय हार्ट करना है। इसी रंटत का नाम क्या दिया है, शिक्षा का नाम रख छोड़ा है। आखिर इन भी बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर से वो ज्योमेट्री को लेके बोलते हैं, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछे इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफत याद करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर वो इसके बारे में बोला जा रहा है ज्योमेट्री का, कि अगर एक लाइन पे अगर हम लोग एक पूरी 90 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं तो तभी दो उसके हिस्से हो जाते हैं, दुगुना मतलब को डबल किया जाता है, तो वो बोलते हैं कि दुगुना होवे या चौगुना होवे, मुझे इससे क्या, लेकिन परीक्षा में अगर पास होना है तो हमें ये सारा रटना ही पड़ेगा। उसके बाद वो दूसरे विषय पर आते हैं, निबंध के विषय पे आते हैं, यानी लिटरेचर पार्ट पे आते हैं। कह देते हैं, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, मतलब समय की पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर पाबंदी, जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, जो बात एक वाक्य में ही कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनो कि बड़े भाई क्या कर रहे हैं, हमें बोल देते हैं निबंध लिखो, किस चीज पे, समय की पाबंदी पे। अब समय की पाबंदी का जो है उसकी वैल्यू, समय का वैल्यू हर कोई जानता है, लेकिन उसे एक दो सेंटेंस में लिखना ही काफी हो जाता है। अब ये लोग कहते हैं कि 4 पन्नों से कम ना हो, तो अब मुझे बताइए कि ये समय की पाबंदी हो रही है या समय की बर्बादी हो रही है। यानी कि जो शब्द, जो वर्ड तुम, जो समय की पाबंदी है उसके ऊपर 2 सेंटेंस लिख के खत्म कर सकते हैं, उसे ही हम 4 पन्नों में हमें रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वहां पर समय का क्या हो रहा है, दुरुपयोग तो होता है ना। तो ये बात इनको कैसे समझ में नहीं आती है, किसको, परीक्षकों को। हम जानते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। देखो ये आप लोगों से रिलेटेड है, बचपन से आप लोग ने निबंध लिखा है, हिंदी इंग्लिश कॉम्पोजिशन मराठी, जो भी लैंग्वेज के रहते हैं सब्जेक्ट, उसमें आप लोग निबंध लिखते हैं। एक टॉपिक दे देते हैं, एक टॉपिक देने के बाद कहते हैं कि 2 पेज फुल भरना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक ही इतना, अभी समय के ऊपर ही टॉपिक है कि समय को समझो, समय कितना कीमती है। अगर वही टॉपिक दिएंगे आपको और 4 पेज लिखने बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपका समय वहीं पर बर्बाद हो रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं।
इतना आशा है आपको ये इतना समझ में आ गया। अब 4-5 रंग ने पड़ेंगे क्या? पन्ने। हाँ, अभी यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? मतलब ये जो है ना लिटरली अत्याचार है हम बच्चों के ऊपर, हम छात्रों के ऊपर। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब पहले तो बोलते हैं कि संक्षेप में लिखो, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखो। उसके बाद कहते हैं कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अभी वो लोग क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि संक्षेप में लिखो, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चाहिए छोटे में। तो संक्षेप में लिखने के लिए 4 पन्ने कह रहे हैं। अगर संक्षेप में लिखना नहीं बोलते तो शायद ये लोग कितना 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी थोड़ी है और धीरे धीरे भी है, उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कई ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताओगे। देखो, अब यहाँ पर जो है ना फ्रस्ट्रेशन तो निकाला किसने, बड़े भाई साहब ने, कि स्कूल में मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं 9वीं कक्षा में हूँ, 9वें दर्जे में हूँ, तो मुझे इतनी सारी पढ़ाई करना पड़ती है। आपका इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ये सारी इतनी चीज़ें, फिर निबंध लेखन हो गया, इन सब चीज़ों को झूंझना पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं कि अब तो तुम जब मेरी ग्रेड में आओगे, मेरी कक्षा में जब तुम आओगे, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ना मतलब असली चीज़, असली वैल्यू, असली चीज़ मालूम पड़ना उस चीज़ की। और फिर उसके बाद में लाख फेल हो गया हूँ, उसके बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बिग क्वेश्चन आते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। यानी लास्ट में भी वो वही बोल रहे हैं कि चाहे मैं फेल हो गया, तुम पास हो गए, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूंगा। और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुझे अनुभव है, यानी मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। संसार में जो भी घटता है उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस। अब वो हुआ, स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह ना ही ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होंगी। यानी कि जो स्कूल का टाइम ना अभी जस्ट आने ही वाला था, यानी स्कूल जाना ही था। और ये जो लेखक है वो सोच रहे कि भगवान जाने की ये इनका उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, मतलब इतनी कड़वी कड़वी तीखी तीखी बातें भाई साहब की सुनी हूं ना, तो फिर मुझे भोजन भी ना बड़ा निस्वाद लग रहा था, टेस्टलेस लग रहा था और बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। यानी छोटे भाई साहब, यानी लेखक सोच रहे हैं कि मैं तो पास हो गया, पास होने के बावजूद मुझे इतने तिरस्कार मिल रहे, मतलब इतनी बातें सुना रहे। अगर मैं फेल हो जाता तो शायद ये मेरे प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मैं जो पास हुआ हूँ उसके बावजूद मुझे इतना तिरस्कार मिल रहा है। और भाई साहब ने जो अपने दर्जे में 9th क्लास का जो जो भी रूपरेखा बताई है, जो भयंकर डेंजरस रूपरेखा बताई है, किस किस की इंग्लिश, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योमेट्री, निबंध, ये सारी चीजें जो बताई है ना, इससे तो इतने डर गए थे लेखक, मैं बहुत भयभीत हो गया, मैं बहुत डर गया। बस स्कूल छोड़कर भाग नहीं गया ये ताज्जुब है, वरना मैं स्कूल भी छोड़कर भाग जाता। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी, मतलब इतना मुझे बोलने के बाद भी मुझे पुस्तकों में जो अरुचि थी वो जो क्या त्यों ही बनी रही। मुझे कभी अच्छा ऐसे लगा ही नहीं कि मैं पुस्तक हाथ में लूं और पढ़ते बन। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। मतलब एंड ऑफ द मोमेंट में भी वही हाल हुआ। इतना तिरस्कार करने के बाद, बड़े भाई साहब की इतने बातें सुनने के बाद
उनका जो खेल कूद में रुचि थी, यानी उनको जो खेल कूद पसंद था वो आगे भी वैसे ही चलता रह गया। वो पढ़ाई करते थे बट कम, थोड़ी कम करते थे, यानी जितना टास्क है पढ़ाई का उतना ही करते थे और फिर क्या करते थे, सीधा खेलने के लिए भाग जाते थे। तो मतलब उनका उन पर इतना असर नहीं होगा, सिर्फ इतना ही कि जितना काम स्कूल का काम है उतना ही करना है, उसके बाद में फिर सीधा खेलने के लिए दौड़ना है। तो बच्चों, हम लोग ने बड़े भाई साहब का ये दूसरा पार्ट भी समाप्त कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तीसरा पार्ट कंटिन्यू करने के लिए हमें ये जो वीडियो है बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और अगला तीसरा जो है नंबर, 3 भाग कहाँ पर है, हाँ यहाँ से जो है फिर सालाना, वो भाग के लिए मैं एक तीसरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लेना और इस कहानी को अच्छे से समझना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल